आज का हमारा जो स्रोत है ना, वो सीधा खेतों की मिट्टी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, जमीनी मामला है आज। ये मजे कृषि कहानी नाम के एक YouTube चैनल की स्क्रिप्ट है और इसमें गेहूं की फसल के लिए बहुत ही डिटेल्ड, मतलब एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया गया है। बिल्कुल एक स्प्रे शेड्यूल है पूरा कि कब, क्या और क्यों स्प्रे करना है। आज हम इसी फॉर्मूले की हर परत को खोलकर देखेंगे। और ये वाकई में दिलचस्प है क्योंकि देखिए, ज्यादातर खेती की सलाह कैसी होती है, बहुत जनरल होती है। हाँ, कि बस ये खाद डाल दो हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो स्रोत है ये एक बहुत ही सटीक, मतलब टाइम बेस्ड प्लान दे रहा है। पौधे की पूरी लाइफ साइकिल को ध्यान में रख रहा है। बिल्कुल। और दावा ये है कि ये एक प्रैक्टिकली फॉर्मूला है जो कम लागत में ज्यादा पैदावार दे सकता है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, किसी भी किसान के लिए म्यूजिक जैसा है। चलिए देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। जरूर, ठीक है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला कदम, स्रोत कहता है कि पहला स्प्रे फसल के 20 से 30 दिन के होने पर करना है। इस स्टेज पर जब पौधा बस एक छोटा सा बच्चा ही है तो उसे क्या चाहिए? यहाँ फॉर्मूला है NPK 19-19-19 या 20-20-20। और उसके साथ ह्यूमिक एसिड। हाँ, ये तो एक बैलेंस्ड डाइट जैसा लग रहा है। बिल्कुल, इसे आप पौधे की स्टार्टर किट कह सकते हैं। 1999 का मतलब ही है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर हैं। अच्छा, तो शुरुआती ग्रोथ की स्टेज में पौधे को हर चीज की थोड़ी थोड़ी जरूरत होती है। नाइट्रोजन से हरियाली, फास्फोरस से जड़ें मजबूत होती हैं, और पोटेशियम से ओवरऑल हेल्थ। सही पकड़ा। तो ये एक तरह से पौधे को मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश है। बिल्कुल। एक मिनट, NPK तो समझ आता है, ये तो पौधे का मेन खाना है। लेकिन ये 98% ह्यूमिक एसिड क्या चीज है? इसका क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल है। ह्यूमिक एसिड जो है वो खाद नहीं है, बल्कि वो एक हेल्पर है, एक बूस्टर। हेल्पर? कैसे? इसे ऐसे समझिए कि आपने पौधे को प्लेट में खाना तो दे दिया NPK, लेकिन ह्यूमिक एसिड पौधे की भूख बढ़ाने का काम करता है। अरे वाह! ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे जड़ें आसानी से फैल पाती हैं। और जब जड़ें ज्यादा फैलती हैं तो वो दिए गए NPK को ज्यादा अच्छे से खींच पाती हैं। तो मतलब ये खाद के असर को कई गुना बढ़ा देता है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ खाना देना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि खाना पौधे को लगे भी। अच्छा, तो पहला कदम सिर्फ पौधे को खाना देना नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव तैयार करना है। ये तो बहुत लॉजिकल है। चलिए अब देखते हैं कि नींव बनने के बाद क्या होता है। दूसरा स्प्रे 40 से 45 दिन पर। और यहाँ फॉर्मूला पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, यहाँ से चीजें और स्पेसिफिक हो जाती हैं। NPK हो जाता है 13-40-13 या 12-61-0। फास्फोरस का नंबर अचानक आसमान छू रहा है, 40 और 61। ऐसा क्यों? यहीं पर इस शेड्यूल की स्मार्टनेस दिखती है। 40-45 दिन की जो अवस्था है ना, हाँ, वो गेहूं की फसल के लिए सबसे जरूरी होती है। इसे टिलरिंग स्टेज कहते हैं। टिलरिंग मतलब जब एक ही बीज से कई नई शाखाएं या कल्ले फूटते हैं। बिल्कुल। जितने ज्यादा कल्ले, उतनी ही ज्यादा बालियां और उतनी ही ज्यादा पैदावार। और इस काम के लिए पौधे को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है फास्फोरस। अरे वाह, तो मतलब हम उससे ज्यादा बालियां पैदा करने के लिए एक तरह से उकसा रहे हैं। आप इसे बिल्कुल सही समझें। फास्फोरस पौधे के लिए एनर्जी करेंसी की तरह है। ये जड़ों को मजबूत करने और नई शाखाएं निकालने की पूरी प्रक्रिया को पावर देता है। इसीलिए 12-61-0 वाले फॉर्मूले में तो नाइट्रोजन और पोटेशियम लगभग है ही नहीं। हाँ, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी काम पर है कि पौधे को ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनाने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन इस स्प्रे में सिर्फ NPK तो नहीं है। स्रोत कहता है कि इसके साथ ट्यूब्यूकोनाजोल, इमिडाक्लोप्रिड और चिलेटेड जिंक भी मिलाना है। अब ये क्या है? ये सिर्फ पोषण से कहीं ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये एक 2-in-1 पैकेज है, पोषण और सुरक्षा दोनों। अच्छा, सोचिए, जब पौधा अपनी सारी एनर्जी नई शाखाएं बनाने में लगा रहा है तो वो बीमारियों और कीड़ों के लिए थोड़ा कमजोर हो जाता है। वल्नरेबल हो जाता है। बिल्कुल। यहीं पर ये बाकी चीजें काम आती हैं। टेब्यूकोनाजोल एक फफूंद नाशक है, मतलब ये फंगस से होने वाली बीमारियों से पौधे को बचाता है, जैसे रस्ट वगैरह से। हाँ। और इमिडाक्लोप्रिड एक कीटनाशक है जो रस चूसने वाले कीड़ों से फसल की हिफाजत करता है। और जिंक एक जरूरी माइक्रोन्यूट्रेंट है जो पौधे के अंदर हार्मोन बनाने में मदद करता है, जिससे उसकी ग्रोथ सही से होती है। तो ये एक ऐसा स्प्रे है
जो पौधे को बढ़ने के लिए उकसा भी रहा है और साथ ही उसे दुश्मनों से बचाने के लिए ढाल भी दे रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इतने सारे केमिकल स्प्रे करना मतलब पौधे के लिए या मिट्टी के लिए ठीक है? ये एक बहुत जरूरी चिंता है। इसका जवाब कैसे और कितना में छिपा है। मतलब ये फोलियर स्प्रे है, यानी पत्तियों पर छिड़काव। जब हम जमीन में खाद डालते ना तो उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है, पौधे तक पहुंचता ही नहीं है। अच्छा, पत्तियों पर स्प्रे करने से पोषक तत्व सीधे पौधे को मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में। तो भले ही स्प्रे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन कुल केमिकल की मात्रा शायद जमीन में डाले जाने वाली खाद से कम ही हो। शायद कम लागत का दावा इसी वजह से है क्योंकि यहाँ वेस्टेज कम है। हो सकता है, यही इसका लॉजिक लगता है। ठीक है, तो दूसरे स्प्रे में हमने पौधे को ज्यादा शाखाएं निकालने के लिए तैयार किया। अब जब शाखाएं निकल आईं तो अगला लक्ष्य बाली बनाना होगा। एकदम सही पकड़ा। अब गेम फिर से बदलता है। 60 से 70 दिनों में। हाँ, तीसरा स्प्रे है 60 से 70 दिन पर, जब पौधा अपनी प्रजनन अवस्था यानी बूटिंग स्टेज में है। इस समय बाली तने के अंदर बंध रही होती है। और फॉर्मूला है NPK 0:52:34। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है कि नाइट्रोजन 0 है। हाँ, नाइट्रोजन 0, लेकिन नाइट्रोजन तो हरियाली और ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसे पूरी तरह से हटा क्यों दिया? क्योंकि अब पौधे को अपनी एनर्जी पत्तियों को बढ़ाने में नहीं लगानी, बल्कि बाली को बनाने में लगानी है। एग्जैक्टली। अगर इस स्टेज पर हम नाइट्रोजन देंगे तो पौधा कंफ्यूज हो जाएगा। वो अपनी एनर्जी बाली बनाने की जगह और ज्यादा हरी पत्तियां उगाने में बर्बाद कर देगा, जिससे बालियां और दाने कमजोर रह जाएंगे। बिल्कुल। ये एक तरह से पौधे को सिग्नल देना है कि अब लंबाई चौड़ाई बढ़ाने का टाइम खत्म, अब फल देने पर ध्यान लगाओ। कमाल है। तो फिर 52 फास्फोरस और 34 पोटेशियम का क्या रोल है यहाँ? फास्फोरस अब भी एनर्जी देने का काम कर रहा है, लेकिन इस बार एनर्जी का इस्तेमाल फूलों के बनने, परागण और दानों के शुरुआती विकास के लिए हो रहा है। और पोटेशियम? पोटेशियम पौधे के अंदर ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये पक्का करता है कि जो भी पोषण है वो सही जगह यानी बनती हुई बाली तक पहुंचे। अच्छा, स्रोत इसके साथ बोरॉन 20% मिलाने की भी सलाह देता है। बोरॉन, ये तो मैंने ज्यादा नहीं सुना। बोरॉन एक छुपा हुआ हीरो है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो परागण मतलब पॉलिनेशन के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से बालियों में दाने ही नहीं बनते, बालियां खाली रह जाती हैं। ओह, और साथ में इमामेक्टिन जैसा कीटनाशक और प्रोपिकोनाजोल जैसा फफूंदनाशक भी है, ताकि इस सबसे नाजुक अवस्था में बाली को कोई नुकसान ना हो। समझ गई। तो अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, चौथा और अंतिम स्प्रे। हाँ, 75 से 80 दिन पर, जब बालियां निकल चुकी हैं और उनमें दाने भर रहे हैं। यहाँ फॉर्मूला और भी ज्यादा सिंपल है। NPK 0050। सिर्फ पोटेशियम और कुछ नहीं। हाँ, ये फिनिशिंग टच है। इसे ग्रेन फिलिंग स्टेज कहते हैं। इस समय पौधे का सिर्फ एक ही काम है, जो भी खाना बना है उसे दानों तक पहुंचाना। बिल्कुल। पत्तियों की रसोई में जो भी स्टार्च बना है उसे दानों के स्टोर रूम तक पहुंचाना। और पोटेशियम यहाँ पौधे के डिलीवरी सिस्टम का सुपरवाइजर है। डिलीवरी सिस्टम का सुपरवाइजर, ये मजेदार है। हाँ, पोटेशियम का काम है ये पक्का करना कि पत्तियों में बना सारा खाना और पोषक तत्व दानों तक पहुंचे और वहां जमा हो जाएं। बिना इसके खाना तो बन जाएगा, पर गोदाम खाली रह जाएंगे। एग्जैक्टली। यही स्प्रे तय करता है कि दाना कितना वजनदार, चमकदार और क्वालिटी वाला होगा, और मंडी में वजन का ही पैसा मिलता है। तो अगर इन चारों चरणों को एक साथ देखें तो ये एक पूरी कहानी की तरह है। पहले मजबूत नींव रखी, फिर पौधे को ज्यादा शाखाएं बनाने के लिए तैयार किया, फिर सारी एनर्जी बाली बनाने पर फोकस की, और आखिर में उन बालियों में वजन भरा। आपने इसे बहुत अच्छे से समराइज किया है। ये मिट्टी को खाद देने के बजाय फसल को खिलाने का एक सटीक उदाहरण है। हर स्प्रे का एक खास मकसद है, बिल्कुल। और स्रोत में जो एक लाइन है ना, वो बहुत पावरफुल है। ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला वो स्प्रे शेड्यूल है। एक बार आप ट्रायल कीजिए और अंतर व पैदावार का स्वयं अनुभव कीजिए। हाँ, ये सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा है बल्कि किसानों को एक चैलेंज दे रहा है कि खुद करके देखो। और कृषि में कोई भी नई तकनीक इसी से फैलती है। जब एक किसान अपने खेत के छोटे से हिस्से में इसे ट्राई करेगा और उसे अपनी आंखों से फर्क दिखेगा, हाँ, तो उसका विश्वास किसी भी विशेषज्ञ की सलाह से ज्यादा मजबूत होगा। बिल्कुल। हालांकि ये भी जरूरी है कि किसान इसे आंख बंद करके कॉपी ना करें। उन्हें अपनी मिट्टी, पानी और गेहूं की वैरायटी के हिसाब से इसमें छोटे मोटे बदलाव करने पड़ सकते हैं। सही बात है, हर खेत की जरूरत अलग होती है। हाँ, तो आज हमने MJ कृषि कहानी के इस 4 चरणीय स्प्रे शेड्यूल का गहराई से विश्लेषण किया। ये वाकई एक डिटेल्ड और व्यावहारिक गाइड है। स्रोत में ये भी लिखा है
कि अगला वीडियो चना और मूंग के फॉर्मूले पर होगा, मतलब ये एक पूरी सीरीज है। हाँ, इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? यह स्रोत एक बहुत ही सटीक रासायनिक शेड्यूल देता है जो सीधे पौधे को टारगेट करता है। ये पौधे को खिलाने के बारे में है, लेकिन उस मिट्टी को